कम्युनिस्ट भी मजलूम, अम्बेडकरवादी भी मजलूम, इन सब मजलूमीन को एक होना पड़ेगा। अपनी जाति शिनाख्त, अपनी पहचान सबको छोड़ना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आने वाला है कि इस देश के अंदर चुनाव ही बंद हो जाएंगे। बड़ी विकट समस्या है। अभी हम मौजूद है यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में और अभी यहाँ पे राजनीतिक और सामाजिक संगठन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मौजूदा देश की जो मौजूदा स्थिति है उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। साथियों, आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बड़े सोच समझ से की जा रही है। फ्री इंडिया और वर्तमान हालात। तो साथियों, देश में जो हालात पैदा हो रहे हैं और देश आज़ाद 47 में हुआ और आज़ाद है, लेकिन हमारे बीच से कुछ लोग जो इस तरह से फ़िरका फ़िरस्ती या माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं और देश में तमाम लोग ऐसे जो पहले भी वंचित थे और वो आज भी वंचित होते आए हैं और आज भी वंचित किए जा रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि हमारे बीच से वो लोग वहाँ सत्ता में पहुंचकर इस तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन तो कहीं ना कहीं कमियां हमारे बीच में है, क्योंकि हम इस देश के हिस्सेदार हैं या देश हम सब का है, उनका भी है उतना मेरा भी है, लेकिन हम अपने हिस्सेदारी के लिए आज तक नहीं खड़े हुए हैं और हम उनके एक तरह से गुलाम होते चले जा रहे हैं। तो हमारी भी कमी है, क्योंकि आपकी संख्या बहुत हो रही है। आज जो हालात देश में हो रहे हैं ये मानव के खिलाफ हो रहे हैं और मानव के खिलाफ मानव ही कर रहा है। वो भी आपका भाई है, वो भी इस देश का रहने वाला है, वो भी इस देश का हिस्सेदार है, वही हालात पैदा कर रहा है। लेकिन हम उन हालातों को सुधारने का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम आपस में बटे हुए हैं। हम आज कहते तो हैं सबको मिलाने की और सबको जोड़कर चलने की, लेकिन हम अपने अपने अहंकार में या अपने अपने स्वार्थों में हम एक दूसरे के साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। तो कुछ लोग जो अपराधी कार्यक्रमों में शामिल रहते हैं या जैसे अपराधियों का एक गैंग जैसे बन जाता है, वो सब में बड़ी एकता रहती है, क्योंकि एक जैसे होते हैं और हम सच्चे और ईमानदार हैं। तो कहते हमारा क्या होगा, इसी में हम सब अलग अलग खड़े रहते हैं। इसलिए इस देश के हालात हैं। अगर इस आज़ादी को वास्तव में बचाना चाहते हो तो फिर एक दूसरे के साथ कैसे खड़ा हुआ जाएगा, कैसे खड़े हो, क्योंकि तमाम ऐसे आए हैं। आपने नागरिकता के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया, पूरे देश में, पूरे विश्व में वो गया, और आज किसानों का जो आंदोलन चल रहा है या हुआ है पूरे देश में है, लेकिन फिर भी इकट्ठा नहीं है। आज पहलवानों का जो चल रहा है, महिलाओं का आंदोलन चल रहे हैं, लोग नौकरियों के लिए आंदोलन करते चले आ रहे हैं, लेकिन उनको बाहर किया जा रहा है। अलग से जो है बिना कंपटीशन के, बिना किसी योग्यता के प्रमाणित करने के लोगों को जो है क्लास 2 में भर्ती कर लिया जा रहा है। तो आप ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं, जबकि हम हिस्सेदार हैं और हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। तो फिर इसको कैसे जोड़ा जाए, कैसे हम जुड़ कर रहें, तो इसको हमें देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि आज तक हम केवल समझते आ रहे हैं, बहुत बड़े उपदेश तो देते चले जा रहे हैं, लेकिन हम जो पटल पर काम करना चाहिए उन कामों की तरफ नहीं है। इस देश में बहुत बड़े बड़े नेता हैं और उनकी आवाज़ में बहुत लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम उस हिस्सेदारी में शामिल नहीं हो पाते हैं। उस हिस्सेदारी के लिए हम दूर रहते हैं। तो हिस्सेदारी जब तक इस देश में नहीं होगी, वो हिस्सेदारी इस देश की सत्ता की हिस्सेदारी भी है, तो इस देश के सामाजिक और आर्थिक और काम निर्माण में भी भागीदारी होनी चाहिए। जुबान कहती है सारा कसूर उनका है, ज़मीर कहता है गुनहगार हम भी हैं। अशफाकुल्ला खान को इस मुल्क में सिलेबस से निकाल दिया जाएगा और हम चुप रहेंगे। लोकमान्य तिलक के नाम पर एक सड़क को एक वीएन लहरी जो अंग्रेजी हुक्मरान के आईजी थे उनके नाम पे कर दिया जाएगा और हम चुप रहेंगे। सांप्रदायिकता नग्न नर्चन करती रहेगी और हम चुप रहेंगे।
क्या है हमारा मुल्क? कह दिया है शायर ने, आज़ाद मुल्क में सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले शायर ने, सबसे ज़्यादा भजन देने वाले शायर ने, फिल्मी दुनिया के जितने भी भजन सबसे अच्छे हुए हैं, चाहे वो राम पे हो चाहे कृष्ण पे हो, साहिल उद्मानवी के लिखे हैं। साफ कहा है वो लोग गए इस धरती से जिनका मकसद बंटवारा है। हम लोग कहाँ खड़े हैं? अभी मैं मणिपुर से लौटा। जब राज सत्ता स्वयं सांप्रदायिक हो जाए तो मुल्क को बचाना मुश्किल होता है, और ऐसे में किसी भगत सिंह, किसी अशफाक, किसी आज़ाद, किसी लोहिया की ज़रूरत होती है जो सीना तान कर कहे कि मैं देशभक्त हूँ और राजद्रोही हूँ। हमारा मुल्क तब हमारा मुल्क बनेगा। एक नारा दिया गया, जय हिंद। जानते हैं जय हिंद नारा किसने दिया था? एक मुसलमान आबिद हसन सफरानी ने दिया, जिसको संशोधित करके एक हिंदू सुभाष चंद्र बोस ने इस देश की राष्ट्रवादिता का प्रतीक शब्द बता दिया। एक मुसलमान हसरत मोहानी एक नारा देता है इंकलाब जिंदाबाद का, और उस नारे को लेकर एक सिख भगत सिंह, एक ब्राह्मण हिंदू कह लीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में फांसी के तख्त पे झूल जाता है। ये है हमारा मुल्क। डॉक्टर लोहिया रामायण मेला लगाते हैं, अगली कतार में नजर आते हैं कैप्टन साहब, शमसी मिनाई नजर आते हैं। ये हमारा मुल्क है जिसमें अल्लामा इकबाल राम को इमाम हिंद कहता है। कभी राम के नाम पर, कभी राष्ट्र के नाम पर सांप्रदायिकता बहुत गंदी शक्ल रखती है। वो चाहे हिंदू सांप्रदायिकता हो चाहे इस्लाम का मुस्लिम सांप्रदायिकता हो, दोनों गलत हैं और दोनों खराब हैं। ये दोनों जब समाज के सामने आते हैं तो कभी राष्ट्रवाद का रूप लेकर, कभी सांस्कृतिक खूबसूरत चेहरा बनाकर आते हैं। हमें उस नकाब को खींचना होगा। हम फिरकाओं में बटे हुए लोग फिरका परस्ती से लड़ेंगे तब तक जब तक कोई ब्राह्मण, कोई हिंदू मुट्ठी खींचकर सीना तान कर ये नहीं कहेगा कि वह अशफाकुल्लाह के मुल्क में रहता है, और कोई मुसलमान सीना तान के नहीं कहेगा कि वह पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के देश का है। इस देश में हम चाहे जितना भी सेकुलरिज्म का नाम ले लें, जितना भी नाम ले लें, तहरीरें तो हम भी बहुत अच्छी देते हैं, भाषण हमारा भी खूब होता है। हमारा कर्म क्या है? क्या किसी बड़े मुसलमान बुद्धिजीवी ने उठाया कलम और 10 पन्ने की 10 शब्दों का एक ट्वीट किया कि अशफाकुल्लाह खान को आप सिलेबस से निकाल देंगे? फुर्सत ही नहीं है हमारे पास। हमें अपने बच्चों को चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह पढ़ाने की फुर्सत ही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ, और बदले में आप लड़ने चलेंगे आरएसएस से, जो बड़ी चालाकी से सावरकर को भगत सिंह से बड़ा बना देगी, बड़ी चालाकी से गोलवरकर को गांधी से बड़ा बना देगी। लड़ किससे रह जा सोचो तो। 10 बजे सो के उठेंगे, 11 बजे प्रेस करेंगे, 12 बजे फिर वो दस्तरखान सज जाएगा, दावते आम चलेगी, दावते खास चलेगा। न हिंदू, वो कहते ना उनका शेर है बड़ा प्यारा कि हम में से कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई है, सब ने इंसान न बनने की कसम खाई है। हिंदू बनो तो काशी, मुस्लिम बनो तो काबा, इंसा बने रहो सारा जहां तुम्हारा। लड़ना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट से लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, निजाम से लड़ना पड़ेगा, डंके की चोट पे कहना पड़ेगा। राम के नाम पर बंटवारा आपको यहां पढ़कर बोलना पड़ेगा। जब कृष्ण ने कह दिया समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वरम, तो अगर ये मुसलमान है तो इसमें भी ईश्वर है, अगर ये हिंदू है तो इसमें भी ईश्वर है, अगर ये बौद्ध है तो इसमें भी ईश्वर है। और किसी मुसलमान का आप कत्ल कर रहे हो तो आप ईश्वर का कत्ल कर रहे हो, आप ईश्वर द्रोही हो। कुदरत के सब बत्ते एक नूर ते, सब जग उपजया कौन भले को मंदे। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, उस अव्वल का, उस अल्लाह का जो श्रेष्ठ है उसका नूर है,
उसी से सब लोग पैदा हुए हैं, कोई बुरा नहीं, कोई मंदा नहीं। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज बाणी भक्त कबीर दास जी की है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ना केवल 6 सिख गुरुओं की बाणी दर्ज है, बल्कि 12 भक्तों की बाणी, 15 भट्टों की बाणी दर्ज है, जो इस बात की ताकीद करता है कि भगवान खाली एक धर्म में नहीं बसता, वो सब में बसता है। वो एक जात में नहीं, वो सारी जातों में बसता है। कुरान के अंदर भी यही मैसेज दिया गया है, बाइबल के अंदर भी यही मैसेज दिया गया है, गीता के अंदर भी यही मैसेज दिया गया है। पर 16वीं शताब्दी से हमको बांटने का काम चलता रहा है और 17वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेज आए और उन्होंने एक पॉलिसी लिया है, डिवाइड एंड रूल। भारत एक था, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आई और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में हम गुलाम हो गए। हम आज़ाद भी हुए, पर आज भी हम गुलाम हैं। अंग्रेज चले गए पर हम गुलाम हैं, उसी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंदर हम जी रहे हैं। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया, धर्म से धर्म को लड़ाया, हिंदू से सिख, मुस्लिम सबको लड़ाया। और आज जो हुक्मरान है, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, वो भी एक टूल को लेके चलते हैं, उसका नाम है पोलराइजेशन। धार्मिक उन्माद को उठा दीजिए, और धार्मिक उन्माद आज राजनीतिक पार्टियों का एक वेपन बन के आ चुका है। होना ये चाहिए था कि राजनीति आवाम की तरक्की के लिए, आवाम की खुशहाली के लिए, एकता के लिए, न्याय के लिए बनी थी, और राजनीति में धर्म होना चाहिए था। पर आज क्या हो गया है, राजनीति के अंदर अधर्म आ चुका और धर्म के अंदर ये दूषित राजनीति आ चुकी, और ये धर्म ही हम सबको यहाँ पर ख़राब करने में लगा है। जो वास्तविक में हमको धर्म पढ़ाया गया वो नहीं। आज आप देख रहे हैं जो मुल्क के हालात हैं, जो आपने एक CRPF, एक बद दिमाग को देखा, और उसके बाद जो मुल्क में आवाज़ उठनी चाहिए थी, क्या वो उठी? बड़ा दुख है इस बात का कि वो आवाज़ नहीं उठी। वो आवाज़ किस लिए उठी? क्योंकि जितनी कम अक़लियतें हैं उनको ये लगता है ये तो बात मुसलमानों पे है ही, पर ये ऐसा नहीं होने वाला। आज मुसलमानों पे जो ये तस्ये किए जा रहे हैं, वो सिखों के ऊपर भी होंगे, वो जैनियों के ऊपर भी होने वाले हैं, वो बुद्धिस्ट के होने वाले हैं। सिर्फ सिख जो है अति अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी में भी बहुत माइनॉरिटी, इसी तरीके बौद्ध है, उसी तरीके जैन है। तो सबसे बड़ी टारगेट जो हो रही है वो हो रहा है, जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है वो है मुस्लिम। आज इसमें कहीं कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके का एटीट्यूड आज हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ हो रहा है, वो कल हमारे साथ भी होगा। जो एक जत्थेबंदी जिसका नाम लिया जा रहा है, वो जत्थेबंदी का काम ये है कि किसी तरीके आर्टिकल 21, 25, 29 अम्बेडकर का जो आर्टिकल, ये जो उन्होंने हमको राइट दिया हमारे रिलीजियस ऑटोनॉमी का, वो किसी तरीके नष्ट कर दिया जाए, या ये कहिए किसी तरीके अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को ही नष्ट किया जाए। ये इस पे काम चल रहा है, और ये केवल मुसलमानों को बचाने का सिस्टम नहीं है, ये बचाने का सिस्टम सिखों का भी उतना ही बराबर है, ये जैनियों के लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है, ये बुद्धिस्ट के लिए भी उतना इम्पोर्टेंस है। ये केवल लड़ाई केवल मुसलमानों के नहीं है, हम सबकी लड़ाई है, क्योंकि माइनॉरिटी के राइट्स, उनको यहाँ पर रहने का अधिकार होगा ही नहीं। तो इसलिए जो आज ये हो रहा है उसकी मुजम्मत हमारे को करने की ज़रूरत है। मैं एक बात कहूँगा, हम अपने दर्द की शिद्दत को कम नहीं करते, जरा सी बात में आँखों को नम नहीं करते, लहू टपकता है रात भर लेकिन जरा सी बात पे आँखों को कम नहीं करते। आज हमारी ज़रूरत क्या है
कि हम यहाँ पर स्टेज पे आके भाषण दे दें। हरपाल सिंह जग्गिया स्टेज पे आके भाषण दे के, कोई और आया भाषण दे के चला गया। होना क्या चाहिए कि हम आंखें अपनी नम करके रोते रहें, या आंखें हम अपनी नष्ट कर दें इसी काम के लिए? नहीं, आज उन आंखों को सख्त करने की ज़रूरत है। हमको ये देखने की ज़रूरत है इससे हमारी लड़ाई लड़नी कैसे है। तो लड़ाई लड़ने का एक ही तरीका है, जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, अगर किसी माइनॉरिटी के साथ कुछ होता है तो दूसरी माइनॉरिटी उसकी मजम्मत करे। अगर आज ये सीआरपीएफ वाला इंसिडेंट हुआ, मुझे दुख है इस बात का, और आज बैठ के मुझे ये विवेक आया कि ये काम लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को करना चाहिए। मुझे दुख है इस बात का। जितने यहाँ पर बैठे हैं सबका ये दायित्व है कि आज जो सीआरपीएफ की निंदा हो, मुसलमान कम करें और बाकी लोग ज़्यादा करें। पर ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि डर है हमको, ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, जीएसटी की रेड पड़ जाएगी। तो इस डर से हमको भरना पड़ेगा, हमको कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। भगत सिंह बनना पड़ेगा, अशफाकुल्ला खां बनना पड़ेगा, और जब तक हम ये नहीं बनेंगे हम इसी तरह पिसते रहेंगे। और जिस तरह की हमारे भाई साहब ने कहा था, एक दिन ऐसा आने वाला है इस देश के अंदर चुनाव ही बंद हो जाएंगे। बड़ी विकट समस्या है। केवल बोलने के लिए कि हम यहाँ ना चलें, इसके अंदर आज आत्मसात करके जाएं कि हमें इस पे एक्शन लेना है, हमें इकट्ठा होना है, हमें ऐसी कॉन्फ्रेंसेस करके हमें कैसे इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए, उस पर चलना है। हम कैसे जुडिशरी से, केवल मुसलमान नहीं, जिसमें सिख भी इकट्ठे हों, जूस भी इकट्ठे हों, क्रिश्चियंस भी इकट्ठे हों, जैनी भी इकट्ठे हों, सारे इकट्ठे होकर किस तरह हम न्यायपालिका के पास जाके इकट्ठे सम्मिलित रूप में इस न्याय को मांग सकते हैं। क्योंकि काफ़ी वक्ताओं ने बोलना है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज आपने समय दिया। इन्हीं बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय हिंद, जय भारत, आदाब। जो मुल्क के हालात हैं वो आज यह हुकूमत किसी तब्दीली से नहीं बने, 103 साल कोशिश का नतीजा है। आप सब जानते हैं, अगर नाम लिए अगर इशारा किया जाए तो सब समझ जाएंगे कि वो कौन सा गिरोह है जिसने मुल्क में 100-300 साल तक मेहनत की। और आज़ादी के तो अभी 70 साल हुए हैं। आज़ादी मुल्क की हासिल होने वाली थी, उससे पहले उनको अंदाज़ा हो गया था कि उनकी जो मुख्तसर सी तादाद है, एक ख़ास गोत्र के लोग हैं और सामाजिक तौर पर इस मुल्क में हुक्मरानी करते रहे हैं, सामाजिक तौर पर। अब वो मुल्क आज़ाद हो जाएगा, कौमियत की नई तारीफ़, नई परिभाषाएं जो रुनमा हो रही थी दुनिया में, भारत देश एक बनेगा, नई तारीफ़, नई बाउंड्री, नया निज़ाम, जिसे दस्तूर कहते हैं। तो जाहिर है उसमें मेजॉरिटी विल रूल, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का कोई स्कोप नहीं होगा। उन्होंने संगठन बना लिया था, कोशिश कर रहे थे, और आज उसी कोशिश कर रही थी जिस तरफ हमारे शोएब भाई ने इशारा किया। लेकिन भाई देखो, आज तो इतना दम घुट रहा है कि ये देखना है किसी तरह चंगुल से बच के हम बाहर आ जाएं। आज दम घुटने से हमें उबरना है। मुल्क के कानून, निज़ाम, सिस्टम, दस्तूर की बहाली का सवाल है। अगर आज हम उनके सबके शिकायतों को लेकर बैठेंगे, मैं शोएब भाई की तरफ फिर इशारा करते हुए कहूँगा कि जो मजलूमीन के लिए हमने 122 दिन धरना दिया था, क्या आज 22 घंटे भी दे सकते हैं? क्या आज हम गांधी प्रतिमा में बैठ सकते हैं? घसीट करके हमको हजरतगंज थाने में पीटा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। तो वो जो घुटन है, उस घुटन से समाज को बाहर निकालना है। घुटन क्यों है, किसकी वजह से, सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। मुल्क में दस्तूर का राज होगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की क़यादत में चेयरमैनशिप में बना हुआ दस्तूर रहेगा। यह दस्तूर से हट करके किसी ख़ास आस्था का ये मुल्क बन जाएगा।
ये इस वक्त तसादुम है, इस वक्त ये टकराव है, और इस टकराव में हमें दस्तूर के साथ खड़ा होना है, इस टकराव में हमें निज़ाम के साथ खड़ा होना है, इस टकराव में हमें बहुत एलानिया बाबा साहब की दी हुई लाइन ऑफ एक्शन के साथ खड़ा होना है। इस टकराव में हमें पर्दे में बात नहीं करना, खुल के बात करना है। अगर खुल के हम बात भी नहीं कर सकते तो इसके माने हमने ग़ुलामी कबूल कर ली, हमने गलबे को ही नहीं ग़ुलामी कबूल कर ली। और ये वही चाहते हैं कि आप फितरी तौर पर, साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती तौर पर ग़ुलामी तस्लीम कर लें। इसीलिए मॉब लिंचिंग होती है, उसका वीडियो बनाया जाता है, इसीलिए गाड़ियाँ जलाई जाती हैं, उसका वीडियो बनाया जाता है। जब हमारे इंडिपेंडेंट हमारी कमेटी गई दिल्ली से, उन्होंने नंबर लिए उन कारों के जो कारें जलाई गई, कोई भी कार उस इलाके के नाम RTO से रजिस्टर्ड नहीं है, वो सारी कारें बाहर की हैं। उन कारों में कौन आया था, किस लिए आए थे, ये बात करनी पड़ेगी। और अगर हम आज भी हिजाबी अंदाज में बात करेंगे तो ये मुल्क अब बचेगा नहीं। 24 का आखिरी इलेक्शन है। मैं भी कांग्रेस के खिलाफ था, तालिब इल्मी के ज़माने से कांग्रेस के खिलाफ था। इमरजेंसी लगी, शुएब साहब तो जेल में गए, हम जेल से बाहर रहते हुए पूरे मुल्क में इंदिरा गांधी के खिलाफ तहरीक चलाते रहे। वारंट मेरे पीछे पीछे और मैं आगे आगे रहा। लेकिन आज मैं महसूस करता हूँ कि उन सब मजलूमीन को, सब मजलूम है इस वक्त, कांग्रेस भी मजलूम, कम्युनिस्ट भी मजलूम, अम्बेडकरवादी भी मजलूम, इन सब मजलूमीन को एक होना पड़ेगा। अपनी ज़ाती शिनाख्त, अपनी पहचान सबको छोड़ना पड़ेगा। 2 साल पहले हमने त्रिवेंद्रम से एक तहरीक शुरू की थी, सेव कॉन्स्टिट्यूशन सेव इंडिया। आज उस तहरीक की रेलेवेंस, उस मूवमेंट की रेलेवेंस पूरा मुल्क महसूस कर रहा है। और एक ही कश्ती में नेवला और सांप, बकरी और शेर नज़र आ रहे हैं हमें। मैं सियासी पार्टी का जिम्मेदार हूँ, वोट की बात ललक हमें भी रहती है, लेकिन नैरेटिव्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। नैरेटिव्स पॉलिटिकल लीडर्स के बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर सतपाल मलिक ये कहता है कि 24 का चुनाव जीतने के लिए दूसरा पुलवाना कराया जा सकता है, तो असदुद्दीन ओवैसी को सतपाल मलिक की तरक्की नहीं करनी चाहिए, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। दीज आर द पॉलिटिकल नैरेटिव्स, ये हमें समझना पड़ेगा। ट्वीट करते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, बहुत सलाहियत के आदमी हैं, लेकिन उनके नैरेटिव से फ़ायदा किसको पहुंचता है, इसको भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। इन नैरेटिव से मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। मैं मिली सियासत का आदमी हूँ, 57 साल मुझे सियासत में हो गए, मुस्लिम लीग मजलिस से शुरू किया था, लेकिन नैरेटिव्स गढ़ने में हालात को देख कर हमें जुमले, हालात को देख कर हमें सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं। आज इंडिया को जिताना पड़ेगा। आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, दस्तूर ने एक्सप्लेन कर दिया है। इंडिया दैट इज़ भारत, दैट इज़ इंडिया, वो क्या है, दैट इज़ बेस्ड ऑन दी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दस्तूर की ज़बान में सबको बचाना है, लेकिन वो जमात जो भारत जलाओ पार्टी के सरपरस्तों की जमात है, वो जमात आइडिया ऑफ इंडिया को ख़त्म करना चाहती है, डाइवर्सिटी को ख़त्म करना चाहती है। हमारे यूपी का सूबे का मुखिया कहता है कि दस्तूर और लोकतंत्र हमारे देश की इतिहास में कलंक हैं, और इधर उधर नहीं कहता, असेंबली में कहता है ये शब्द कलंक है। और उसके बाद भी हम खड़े नहीं होते कहने के लिए कि ये बाबा साहब का दुश्मन है, ये संविधान का दुश्मन है, ये समाज का दुश्मन है, ये चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है। कहते हैं? नहीं कहते हैं, जेल से जाने डर लगता है। ये कहना चाहिए, ये कहना चाहिए, ये कहना पड़ेगा। कब तक बचेंगे? हर एक को अगर न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान भी न होगी दास्तानों में, सब मिटेंगे, सबका घर जलेगा। हम समझते हैं अभी तीसरे घर में आग लगी है। अभी तो मुसलमानों को मारा गया है मेवात में, मुसलमानों को सिर्फ नहीं मारा गया है, दलितों को भी मारा गया है, कम्युनिस्टों को भी मारा गया है। कन्नौज ज़िले में वो अलग बात है कि मुकाबला किया तो RSS वाले मारे गए, लेकिन कन्नौज ज़िले में 3 साल में 46 कम्युनिस्ट मारे गए, इसलिए कि वो बोलते, और फासिस्ट बोलने की इजाज़त नहीं देता है। फासिस्ट दुनिया में जब जब उभरा तो उसने सबसे पहले ज़बान बंदी की, उन्होंने डिसिडेंट्स को रोका, इसीलिए उन्होंने
शुरू की किताबों में, जिसको बाइबल कहते हैं, लिख दिया है कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा जब देश से विदेशी धर्म, विदेशी मूल के धर्म का खात्मा हो जाएगा, ईसाइयों का खात्मा हो जाएगा, कुकी की शक्ल में हो या चर्चित की शक्ल में मराकिज हो, और इस्लाम के मानने का खात्मा हो जाएगा, और सियासी तौर पर मार्क्स और लेनिन की बात करने वालों का भी खात्मा हो जाएगा। और आज अम्बेडकरवादी भी उस लिस्ट में शामिल हैं, आज अम्बेडकरवादी उस लिस्ट में शामिल हो गए। तो आप देखिए किस तरह से जो हमारा समाज का दुश्मन, देश का दुश्मन, दस्तूर का दुश्मन, जमहूरियत का दुश्मन किस तरह से नैरेटिव्स गढ़ता है। हम उसके जाल में न फंसे, हमें अपने छोटे छोटे मुफादात को छोड़ते हुए, भूलते हुए, फिलहाल जो गलत दबाया जा रहा है उस घुटन से बाहर आना है। और 24 का इलेक्शन मैं समझता हूँ अगर होशमंदी से हमने काम न लिया तो आखिरी इलेक्शन होगा, दोबारा मुल्क में इलेक्शन होने वाले नहीं हैं। अब इसको कैसे क्या करना है हम तो कर रहे हैं, ये मोहल्ला कमेटी बनने से नहीं होगा, ये सियासी तौर पर मुतहर्रिक होने से होगा। हर एक को जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी, हर शख्स को अंजुमन बनना पड़ेगा और कुर्बानी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बगैर त्याग के दुनिया में कोई चीज़ हासिल नहीं होती है। वाक़ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, हालात के ऊपर तमाम लोग तस्करा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाए हैं। कुरान की एक आयत है कि ज़मीन में फ़साद फैल गया, ठीक है, और वो फ़साद जो फैला वो इस तरीक़े का फ़साद है कि निमटने को नहीं है, लेकिन कुरान ने ही उसका हल बताया। अल्लाह ने कहा कि अगर तुम्हारा कोई तनाज़ा हो, फ़इन तनाज़अतु फ़ी शैअ, अगर तुम में किसी चीज़ को लेकर के झगड़ा हो, वरुद्दू इलल्लाहि व रसूला, तो पलटो उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, ज़ालिका अहसनुत तावील। और जो मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी, अल्लाह कह रहा है हमने तुम्हें पैदा ही इसलिए किया, दुनिया में भेजा ही इसलिए मबूस करके, ताकि तुम बुराई को रोको और भलाई का हुक्म दो। ये मौजूदा हालात जो हैं इस वक्त के, लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस संजीदगी से कि ये क्या हैं। असल में लोग हुकूमत को ही बोलते रहते हैं, हुकूमत नहीं, जिस स्ट्रेटजी पे काम हो रहा है उस स्ट्रेटजी का मकसद सबसे बड़ा ये है कि मुसलमान, दलित, सिख, ईसाई और जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको दबाया जाए और कुचला जाए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब जो है बाइख्तिदार हो गए हैं, एक तरीके से जो आ गए हैं, मतलब एक तरीके से उस सीट के ऊपर जिसके वो हकदार नहीं थे, उसके अहल नहीं थे, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको दुनियावी तौर पे भी और जो कानूनन तौर है उसके ऊपर भी उसको अपोज़ किया जाए। इस तरीके की कॉन्फ्रेंस करके, इस तरीके से बातें करके उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। हम लोगों को मुत्तहिद होना पड़ेगा, जो कुरान ने हमें हुक्म दिया। अल्लाह कह रहा है तमाम लोगों के बारे में कि वल तकुम मिनकुम उम्मा यदऊना इलल खैर, हमें खैर की दावत देनी होगी। और दूसरी जगह अल्लाह ने कुरान में कहा कि सब मिलके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, वला तफर्रक़ू, फ़िरक़ों में मत बटो। हमें तमाम लोगों को फ़िरक़ा परस्ती से हट करके और धर्म और जाति को छोड़ करके, और हमें क्या करना है, एक अपनी सोच को बनाना है कि इस हिंदुस्तान के अंदर जो जुल्म और ज़ाती और जिस कदर बुराई को जो है समझा जा रहा है कि अच्छा कुछ लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो संस्थाएं, वो NGO काम कर रही हैं मौजूदा हुकूमत के लिए मौजूदा हुकूमत भी बेकार थी और कांग्रेस भी बेकार है। कांग्रेस ने भी मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती की, दलितों के साथ, सिख और ईसाइयों के साथ। जो अगर देखा जाए दंगा हुआ सिख भाइयों के साथ, मैं दिल्ली से हूँ, मुझे जो किस्से सुनाए गए, जो आज ये हुआ है आपका मेवात के अंदर, क्या ये दिल्ली में नहीं हुआ हमारे सिख भाइयों के साथ? किस तरीके से बेरहमी से मारा गया। मेरे घर के पड़ोस के अंदर एक सिख फैमिली थी, मनदीप सिंह जी, वो आज भी गवाह हैं, कनाडा के अंदर हैं। वो कहते हैं कि मुसलमानों ने हमारे को बचाया। हिंदुस्तान के अंदर जब भी दंगे हुए तो सिर्फ उन लोगों को टारगेट किया गया कि जो मजलूम थे, जो कमज़ोर थे। और मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती यह है कि एकता नहीं है। धर्म के अंदर वैसे भी हम लोगों में मतलब डिफरेंसेस हैं, और यहाँ आने के बाद देवबंदी, शिया, कादियानी, ठीक है, और तमाम तरीके के फ़िरक़ों में बट चुके हैं। तो हमें सबको साथ हो करके और क्या करना चाहिए कि एक होकर के जो मौजूदा हुकूमत है उनको अपना मेमोरेंडम देना चाहिए। और ज़्यादा अगर मसला है तो अदालतें खुली हुई हैं। आप लोग शायद इस चीज़ पे यकीन ना करते हो, क्योंकि मैं एक लॉ का स्टूडेंट भी रह चुका हूँ। मुझे कानून पे पुरजोश यकीन है और पुरजोश तरीके से मैं कानून को मानता हूँ कि हिंदुस्तान की अदालतों के अंदर इंसाफ है। बतौर यह है कि देर ज़रूर है।
अदालतों के अंदर हमें जाना चाहिए, अपना मेमोरेंडम देना चाहिए, और जो नूह के अंदर हिंसा हो रही है और जो गुड़गांव के अंदर हिंसा हो रही है, हम उसको जो है पुरजोश मतलब ज़ोर तौर पे उसका जो है मजम्मत करते हैं, और ये गलत है। ना अखिलेश यादव का बयान आया जिनको आप तमाम लोग वोट देते हैं, ना मायावती का आया, ना कांग्रेस के उस पप्पू का आया। अगर बयान आया तो एक ही टाइगर का आया जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। मैं उनकी पार्टी से मुंसलिक नहीं हूँ, लेकिन जो हक की बात कर रहा है बंदा, असदुद्दीन ओवैसी ने सुबह उठते ट्वीट किया और कहा कि मिस्टर नरेंद्र मोदी, ये बताइए कि जिस इंसान ने रेल के अंदर जो है आपका मतलब सिपाही ने गोली चलाई है एक मजलूम के ऊपर जो है, तो ये बताइए क्या उसको पॉलिटिकल पार्टी का आप वो बनाएंगे, मतलब टिकट देंगे? तो लिहाजा इन तमाम लोगों को जो है ये चाहिए कि सब साथ होकर के हक की आवाज़ को बुलंद करें। और मैं जिन वकलाओं को जानता हूँ, उनके नाम यहाँ नहीं ले सकता, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है। इस मसले के बाद मैंने उन लोगों से बात की, आप लोग अगर चाहें तो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, तमाम लोग जाएं अदालत के अंदर और जा कर के वहाँ पे ये बात अपनी रखें जजिस के सामने। और ये नहीं कि हिंदुस्तान के अंदर अगर उनकी हुकूमत है, देखिए मैं आप तमाम लोगों को बताऊँ, कुछ काबिल लोग भी यहाँ पे होंगे, अगर एक FIR लॉन्च होती है तो उसके अंदर जो है वो स्टेट के पास जाती है। स्टेट और जुडिशरी बोथ आर डिफरेंट थिंग, ठीक है? ये नहीं कि अगर हुकूमत मान लीजिए कि बीजेपी की है तो अदालत भी बीजेपी की है, ये सोच हमारी गलत है। स्टेट जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनकी तरफ से खड़ा होगा, हमारा डिफेंस जाएगा, हम अपनी बात को अदालत के सामने रखेंगे, जो हम जज को फीड करेंगे कि जो हिंसा हो रही है इसके ऊपर आप जो है तुरंत कार्रवाई करने की कोशिश कीजिए और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है भरोसा रखिए, अदालतों पर भरोसा रखिए। और जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, अब ये मसला इस तरीके से निपटने वाला नहीं है। हर इंसान बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहा है, अरे उनकी स्ट्रेटेजी को तो सोचो, वो किस हिसाब से काम कर रहे हैं। कोई पार्टी नहीं कर पा रही, वो हमेशा इलेक्शन में क्यों जीत रहे हैं? उनके जीतने की वजह यह है कि उनके पास निज़ाम और दस्तूर है, जो हमारे पास होना चाहिए था कि हम तमाम लोग एक होकर के अपने मिशन के हिसाब से काम कर रहे हैं, वो लोग उस तरीके से हमें भी करना है। हम सबसे संबंधित है जो हम लोग बैठे हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि जो लोग फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं या आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, वो प्लीज़ थोड़ी देर बस 5 मिनट और सब्र कर लें। मंच पर भी जो लोग बैठे हुए हैं, मैं अक्सर देखता रहता हूँ गुफ्तगू करते हैं, जबकि होना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी बोले, अगर वो यहाँ के बोला तो उसकी भी उतनी रिस्पेक्ट होती है कि जो बहुत अच्छा बोलता है उससे। तो मैं चाहता हूँ कि 5 मिनट आप लोग संजीदगी के साथ बात को सुने, जितनी संजीदगी के साथ आप लोगों ने अभी तक सुनते आए हैं। मंच पर उपस्थित सभी मंचासीन और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये प्रेस जो वार्ता है, इसमें आए हुए सभी पत्रकार भाई और हमारे साथियों, हमारी बहनों, आज का जो हमारा मौजू था वो ये था कि जो हम आज़ाद हो गए हैं और आज़ाद होने के बाद भी जो स्थितियां, ये करंट सिचुएशन है, उस पर एक चर्चा करनी थी। और वो सिचुएशन कौन सी है? तमाम हमारे हमसे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने अपने अपने स्तर से उसको रखी, और ऐसी क्या करंट सिचुएशन आ गई है कि हम और आप 2 घंटे से 2.5 घंटे हो गए यहाँ बैठे हुए हैं, उस पर क्या चर्चा हो रही है और क्या उसका निष्कर्ष निकलना चाहिए। मणिपुर के अंदर 3-4 महीने से लगातार दंगे हो रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार कभी 150 से 200 के बीच चर्च जलाए जा रहे हैं, गांव का गांव जला दिया जा रहा है, आदमी को जला दिया जा रहा है, गाड़ियां जला दी जा रही हैं, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। क्या हो रहा है? ये बहुत संजीदगी मसला है। हमारे दीपक हमारे बड़े भाई के समान है, और मैं जब इनको सुनता हूँ तो मैं सुनता ही रहता हूँ, मैं सोचता हूँ ये बोलते ही रहे, मैं सुनता रहूँ। आपका इतना ज़्यादा अनुभव है, इतना ज़्यादा आप पढ़ते हैं और इतना अच्छा बोलते हैं, हम काफ़ी कुछ सीखते भी हैं आपसे। आप मणिपुर गए, वहाँ के हालात, समय की कमी की वजह से उन्होंने पूरी तरह से बयान नहीं किया, वहाँ जो लोग गए और वहाँ के हालात देखा, हम लोगों ने तो सिर्फ वीडियो देखी, और मैं उन कमज़ोर लोगों में से हूँ जो उस वीडियो को भी नहीं देख पाता हूँ। मैं एक झलक देखने के बाद उस वीडियो को आगे नहीं देख पाता हूँ। ये उनके साथ हो रहा है, और इससे पहले बहुत से वक्ताओं ने कहा कि इससे पहले भी होता आया है, होता आया होगा, मगर जिस दौर में हम हैं और जिस दौर के अंदर हमारी सलाहियत है, हम कुव्वत के साथ है इस दौर में, तो उस दौर की तो बात हम करेंगे। इससे पहले क्या हुआ था, किन लोगों पर जुल्म हुआ था, किन लोगों ने किया था, ये माजी का मसला है।
जब हम इस वक्त हैं तो इस वक्त जो जुर्म हो रहा, हमारा क्या रोल प्ले हो रहा, हम क्या रोल अपना प्ले कर रहे हैं, हमें इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। बंता जी ने बड़ी खूबसूरती से अपनी बात रखी। हमारे प्रोफेसर सुलेमान साहब हैं, आप सियासी एतबार से आपने अपनी बात को रखी कि हम सियासी एतबार से इसका क्या हल निकालेंगे। हमारे पूर्व मंत्री हरपाल सिंह जग्गी साहब हैं, उन्होंने जो जहाँ से बात शुरू की उसकी गहराई को समझिए, क्योंकि बात वहीं से शुरू हो रही है। धर्म का ही चोगा उड़ा जा रहा है, और धर्म का चोगा एक ऐसा है कि आदमी कहता है, मैंने खुद सुना है, कहता है कि ठीक है 200 रुपये पेट्रोल हो जाए, 500 रुपये हो जाए, हम मुकाबला करेंगे उनसे, हमारे पास घर हो ना हो गिरा दिए जाए, कोई बात नहीं, हम उन्हीं को चाहते हैं। यहां तक अपनी कानों से सुना है। 2 लोग बात कर रहे थे, मैं वहीं से गुजर रहा था। एक लोग कह रहे थे कि सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, दूसरा कह रहा है मुल्ला कम से कम ठीक हो गए कि नहीं, ये बताओ। तो ये मसला है। इस बात पर हम कुछ लोग खुशी मना रहे हैं कि कुछ लोग को ठीक किया जा रहा, और हम ठीक होना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछली सरकारों ने बेलगाम छोड़ रखा था। हम ठीक होना चाहते हैं, हमें और ठीक करो, मगर जो तरीका अपनाया है वो तरीका नहीं ठीक है। ट्रेन के अंदर आप बहस होती है, आपने उसको मार दिया, समझ में बात आ गई, खत्म हो गई कि भाई आपने गुस्से में आया, आपकी मानसिक स्थिति नहीं है, आपने अपने सीनियर से गुफ्तगू हो रही थी। सियासी गुफ्तगू में कभी कभी हाई टेंशन वाला आदमी, ब्लड प्रेशर का आदमी आपा खो देता है और एक दूसरे को मारता, बात समझ में आ गई। मगर वही आदमी दूसरी तीसरी बोगी में जाकर दाढ़ी टोपी देख के मारता है, ये बात समझ में नहीं आ रही। देखिए, आज जो देश का हालात है, उस हालात के मद्देनज़र आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी कि मणिपुर में 3 महीने से ज़्यादा से वहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो पूरे देश को ही नहीं शर्मसार कर रही है, पूरी दुनिया में हमारे देश को शर्मसार कर रही है। क्योंकि आज चाहे विदेश में जाके कोई कुछ बोले भारत के खिलाफ, या भारत के अंदर ही कोई यहाँ से भी बोले, वो भी भारत के खिलाफ ही होता है। तो जो मणिपुर की घटना है, चाहे वो ट्रेन का हादसा है, चाहे अभी जो हरियाणा के अंदर जितने भी हुए, चाहे वो किसी भी धर्म के द्वारा किए जा रहे हैं, ये एक प्लान बे में लोगों के दिमागी संतुलन को बिगाड़ दिया गया है। हमारा मकसद यही है कि लोगों का जो आम लोग हैं वो क्यों इसमें शामिल होते जा रहे हैं बड़ी तादाद में। भाई वो ट्रेन में जो मारने वाला व्यक्ति वो एक आम व्यक्ति है, वो किसी पार्टी कोई बड़ा लीडर नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, नहीं है। तो ऐसे लोग क्यों ऐसे घटनाओं में शामिल हो रहे हैं, इनकी जहनियत क्यों इतनी ख़राब हो रही है, उस पर आज समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज के जो लोग समझदार लोग हैं, समाज को जोड़ने का जो काम करते हैं, सबको मिला के चलने का काम करते हैं, देश को आगे बढ़ाने की सोचते हैं, ऐसे लोगों के भी जाके उनको बात करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा। नहीं तो ये धीरे धीरे ये मामला बिगड़ता जाएगा, और इसी तरह जब ये मामला बड़े पैमाने पर चलता है तो बड़े दंगे की शक्ल लेता है। तो मणिपुर की भी घटना जो हुई एक मामूली आरक्षण से शुरू हुई। अगर वहाँ के कुछ समझदार लोगों ने कुछ ऐसी पहल की होती, बात की होती दूसरे समुदाय से, तो आज इतने घर ना चलते, इतनी बड़ी संपत्ति का नुकसान नहीं होता। आज हम जब इतने बड़े क्राइसिस में जूझ रहा, हर आदमी अब फीस देने में उसको मुश्किलें आ रही हैं, रोजी रोटी की मुश्किलें आ रही हैं, ऐसे टाइम में घर जलाए जा रहे हैं, ऐसे समय में गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं, ऐसे समय लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। तो ये बहुत सोचने का विषय है। हम आप लोगों के माध्यम से और तमाम धर्म गुरुओं के माध्यम से, समाज के तमाम सामाजिक संगठनों के माध्यम से, और राजनीतिक किसी भी पार्टी में अगर अच्छे लोग हैं तो उनको भी अपील करना चाहते हैं कि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग मत पैदा करिए। आवाम के अंदर अगर ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे तो इनको ढूंढना भी बड़ा मुश्किल है, इनको कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे लोगों को पहचान करके उनको समझाने की जरूरत है। इसमें हमारे पत्रकार भाई एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, समाज के जो लेखक हैं बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, चिंतक है बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। आज एक बड़े अभियान की जरूरत है कि इन सब चीजों को रोका जाए। न्यायपालिका से क्या अपील है? पूरे मुल्क में, अभी तो मैं मणिपुर से लौटा हूँ, पूरे मुल्क में सांप्रदायिकता को, राष्ट्रवाद, राम भक्ति का आवरण ओढ़ाकर बंटवारे का माहौल पैदा किया जा रहा है।
इंसान का जब खून धरती पर गिरता है तो भारत माता बंजर होती है। भारत माता तब प्रसन्न होती है जब इंसान का पसीना बहता है और वहाँ फूल खिलते हैं। देश में 1947 जैसे वातावरण सिर्फ इसलिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि उनकी सरकार और सत्ता यथावत रहे, वो 100 साल सत्ता में रहे, लेकिन देश में ऐसे हालात न पैदा करें कि आने वाली नस्ल जो हमारी पैदा हो वह नफरत के साथ पैदा हो और कर्ज लेकर पैदा हो। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैं जानबूझ के हमारे मुख्यमंत्री कह रहा हूँ, भारतीय गणराज्य का प्रधानमंत्री भारतीय गणराज्य का प्रधानमंत्री है, कहा कि हम उत्तर प्रदेश को नॉर्वे बना रहे हैं। इस तरीके से सत्तासीन व्यक्ति झूठ बोलेंगे और वो व्यक्ति जो आचार्य संपूर्णानंद की कुर्सी पर बैठे हों, नॉर्वे की प्रति व्यक्ति आय और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में 145 गुने का अंतर है, इस तरह से झूठ चलेगा? तो अब सांप्रदायिकता बनाम समाजवाद की लड़ाई, सामाजिक सद्भाव की लड़ाई, और दूसरा मुझे लगता है कि भारतीय जनता के हित एक तरफ और भारतीय जनता पार्टी के हित एक तरफ हैं। हमें तय करना है कि हम किसके साथ हैं। मणिपुर की घटना सिर्फ मणिपुर की घटना नहीं है, यह पूरे दुनिया में भारत की उदात्त तस्वीर को शर्मनाक बनाई है। बड़ी चालाकी से जय सिया राम के नारे को जय श्री राम में बदला जा रहा है। राम का सीता के बिना क्या वजूद होगा? जहाँ कृष्ण के पहले राधा का नाम होता है वहाँ कोई राधा नग्न नचाई जाएगी और हम अपने आप को राम कृष्ण का बोलेंगे। तो मुझे लगता है कि आज भारत शर्मिंदा है, इंडिया शर्मिंदा है। भारत और इंडिया की साख को बचाने के लिए अजब हाथ है। जो आवाज़ उठाता है उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाता है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। घर से हम बेघर होना पसंद करेंगे, लेकिन ऐसे वातावरण में हम अपने लोगों को नहीं छोड़ सकते जहां हमारी माँ हमारी बहन नग्न नचाई जाए और सत्ता अट्टहास करे। अल्पसंख्यकों पे लगातार जो है आक्रमण हो रहे हैं, ट्रेनों में उनके ऊपर जो चुन के उनको मारा जा रहा है। ऐसे में सब राजनीतिक पार्टी जो है बहुजनों खासकर जो है जो माइनॉरिटी को छोड़ के सभी मेजॉरिटी की खुशी में लगी हुई है। चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई भी धरना प्रदर्शन किसी भी तरह का उस घटना को लेके नहीं हुआ है। आज जो है मंथन जो आप लोग कर रहे हैं, ये बताइए कि अल्पसंख्यकों के लिए आप लोगों का क्या हो? मैं खुद मणिपुर में 4 दिन धरने पे बैठा था। ऐसा नहीं है, आवाज़ उठाई जा रही है, आवाज़ जरा मध्यम है और बुलंद होगी, और आवाज़ और बुलंद हो इसी प्रक्रिया और प्रतिबद्धता का परिणाम तो ये बैठक है। ये आवाज़ इसी के लिए उठाई गई है। यहाँ हम में से कोई इसलिए नहीं बैठा है कि हमें हमारी पार्टी से टिकट मिले, हमें मिनिस्टर बनाओ। सबने, और एक बात और, इंसानियत को सिर्फ इंसानियत के तकाजे और तराजू से देखा जाए। वहाँ अल्पसंख्यक का नहीं मामला है, मणिपुर की एक महिला का मामला नहीं है। भारत माता को नग्न किया गया है और हम उसके बेटे हैं। आज देश कहाँ जा रहा है? हमारी सरकार हमारी आज़ादी के नायक अशफाकुल्लाह खान को सिलेबस से बाहर कर देती है और हम चुप रहते हैं। ये बैठकें, ये आवाज़ें इन्हीं सवालों को खड़ा कर रही हैं। देश को हम विभक्त नहीं होने दे सकते। उठानी पड़ती है तो हम लोगों को कोई भी आवाज़ उठाता है तो उसको उठाने में बंद कर दिया जाता है। ऐसा क्या लगता है? भाई मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, 17 बार बंद किया गया हूँ, NSA भी लगाया गया है। जब भाजपा आई, भारत जलाओ पार्टी आई, तब तक आवाज़ में घुटन का माहौल पैदा हुआ। जो मैंने कहा वो देख रहे हैं आप। जावेद पंप हो इलाहाबाद का, हाजी वसवी हो कानपुर का, या हमारा दिल्ली वाला वो जो PhD किए हुए हमारा खालिद उमर, सारे लोग क्या किया है? कहीं हिंसा नहीं की, कहीं भाषण में हिंसा का नहीं दिया, सिर्फ आवाज़ उठाई। किसी ने CA पे उठाया, इलाहाबाद में भाषण कर दिया, किसी ने कानपुर में कर दिया, तो किसी ने अमरावती में कर दिया। यही तो किया। तो गला घोटा जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को कब्जे में लिया जा रहा है। लोकायुक्त, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तक कि हाई कोर्ट्स में इन्फिल्ट्रेशन हो गया है। ये क्या वास्तविकता नहीं है? बड़ी जंग आज़ादी लड़नी पड़ेगी
पत्रकार भाइयों को भी, युवाओं को भी, छात्र छात्राओं को भी, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को। मैंने कहा ना, सेव इंडिया सेव कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो धारणा पैदा हुई है, ये धारणा है कि आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना है तो वोकल होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, भय निकालना पड़ेगा। जेल और काल कोठरी के डर से अगर हम बैठ जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमको कोसेंगी कि हमारे बड़ों ने समय रहते देश के सामने ये प्रश्न नहीं खड़ा किया था। इसी बात को बढ़ाने के लिए किया गया है। सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं, आप देख लिए, मैं पर्सनल बोर्ड का मेंबर हूँ। पर्सनल लॉ बोर्ड आज ये काम कर रहा है। सिख पर्सनल बोर्ड भी बनना पड़ा। सिख पर्सनल बोर्ड ने भी कहा कि देश की जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, उसको समाप्त करने की कोशिश हो रही है। इंडिया इज नोन फॉर इट्स माइनॉरिटीज। मैं भाई से एग्री नहीं करता। इंडिया में 2100 माइनॉरिटीज हैं। 2100 सोशल डिनोमिनेशन है भारत में, और जब सोशल डिनोमिनेशन खत्म होंगे तो भारत एक थियोलॉजिकल राष्ट्र बन जाएगा, जो कोशिश हो रही है। हम थियोलॉजिकल राष्ट्र नहीं बनने देंगे, हम संवैधानिक राष्ट्र चाहते हैं। नूहों की जो हिंसा हुई है उसमें देखा गया कि श्रद्धालु मंदिरों में भागकर छुपते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद भी उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं? हमने नहीं देखा। हमने देखा कि नूह में बाकायदा हिंदू बच्चों को, नौजवानों को गुरुकुल में किस तरह बचाया गया, ये भी हमने देखा। हुआ होगा कहीं, मैंने देखा नहीं, हुआ होगा। वो निंदनीय है जो किसी तरह का जुनून भड़का करके समाज को लड़ाया जाए। पत्थर बरसाया जा रहा है। हाँ, वो तो गोली बरसाने वाले आ गए, सामने आ गए, फोटो भी आ गए, नाम भी आ गए। लेकिन खट्टर साहब, एक मिनट, खट्टर साहब मोनू मंगेशकर को बचा रहे हैं 2 साल से। जब जुनैद नासिर मारे गए थे तो हम लोग वहाँ 21 दिन धरने में बैठे गाँव में। लेकिन खट्टर एक जुनूनी चीफ मिनिस्टर हैं, एक प्रोडक्ट है। किसके प्रोडक्ट है? 103 साल की तहरीक के प्रोडक्ट है। वो जाट नहीं है, लेकिन जाट भाइयों ने संकल्प लिया है। खापों में फैसला आ गया है कि बाहर से आए हुए लोग अब दोबारा हंगामा नहीं कर पाएंगे। जैसे वहाँ की जनता मीडिया पे कहती नजर आ रही है कि 2,500-3,000 हजार लोग कहीं बाहर से नहीं आए, वो यहीं की जनता थी। और जब बुलडोजर चलना शुरू हुआ तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं योगी की तरह ही बुलडोजर यहाँ भी चले। बात सही कह रहे हैं आप। किसने कहा है? लेकिन खुद मीडिया के भाइयों ने, नेशनल चैनल ने कहा है कि जो कारें जली हैं उनका रजिस्ट्रेशन लोकल नहीं है, सब बाहर की कारें हैं। इसके माने क्या बाहर के नहीं थे? बाहरी के तो थे सब। और पहले इन्होंने केरला भी कोशिश की थी, अमित शाह ने। केरला ने खदेड़ दिया इनको। एक एमएलए था, उसको भी हमने बाहर कर दिया, खाता नहीं खोलने दिया। देश का माहौल बनाना पड़ेगा। मैं राजनीतिक हूँ, देश का माहौल बनाना पड़ेगा कि 24 में जनता इनको भगाए, जनता अपनी बस्तियों में घुसने दे। भारत जलाओ पार्टी को इनका सबक सिखाना पड़ेगा अगर हमें आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना है और सम्मान के साथ हमारा नाम लिया जाए। स्थिति पर जो आज चर्चा हो रही है, इस पर क्या कुछ राय आपकी है, कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, इस पे सबसे बड़ी इसका सार ये है कि देश जब गुलाम हुआ था तो उसका सबसे बड़ा अंग्रेजों का वेपन था डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज चले गए, हम आज़ाद हो गए, पर हम आज़ाद नहीं हुए। आज भी डिवाइड एंड रूल चल रहा है, आज भी पोलराइजेशन चल रहा है, जात पात धर्म के नाम पे राजनीति चल रही है। ये सबसे बड़ा अस्त्र हो गया। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाया जा रहा है, हमको आपस में लड़ाया जाएगा, तब तक इसी तरीके डिवाइड एंड रूल चलेगा। और जो भारत का संविधान है, जो अनुच्छेद 21, 25 और 29, उसको ख़त्म करने का पूरा पुरजोर तरीका चल रहा है और वो ख़त्म हो जाएगा। हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। जितनी कम अक़लीतें हैं, संविधान में जो माइनॉरिटीज़ को जो राइट्स दिए हैं उसको सशक्त करने की आवश्यकता है, और उसको सशक्त करने से ही देश सशक्त है। सर, आरपीएफ का एक जवान जो है दाढ़ी टोपी पहचान के लोगों को गोली मार रहा है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि मानसिक स्थिति सही नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इस बात, कौन से गुरुकुल से ऊपर के आया है जो लोगों को गोलियां मार रहा है? आपकी बात सही है, मैं इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं, क्योंकि जो आज का परिवेश है, जो आज की स्थिति है, जो धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है,
एक धर्म से दूसरे धर्म के लिए नफरत पैदा की जा रही है, उसके अंदर वो नफरत का पुंज उसके अंदर समाहित हो गया और वो नफरत का पुंज जो है हमारे मुसलमान भाइयों के लिए निकला। और दुख की बात है, आज बहुत अत्यंत दुख है। तो उसको आतंकवादी क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है? यही मैं कहने जा रहा हूँ कि ऐसे शख्स को आतंकवादी क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है, ऐसी सोच को आतंकवादी घोषित क्यों नहीं जा रहा है, और सरकार खुद इसकी मजम्मत क्यों नहीं कर रही, ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो अभी आपने तमाम स्पीकर्स को सुना, उन्होंने जो मणिपुर में हिंसा हुई, उसके बाद जो नूह में हिंसा हुई, उसके बाद जो ट्रेन में जो फायरिंग हुई, उस मुद्दों को उन्होंने उठाया और देश में कैसे अमन और शांति काबिल की जाए उसको लेकर उन्होंने चर्चा की। इसके बाद आरएलडी नेता रोहित अग्रवाल, उन्होंने भी मीडिया से बात की। इसके बाद दीपक मिश्रा ने भी मीडिया से बात की इसी सब मुद्दे को लेकर। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं अजीत राय, आरएनआई न्यूज़, लखनऊ।